गए क्लास के नोट्स का एक एक शब्द शामिल करते हुए यहां एक साफ सुथरा और व्यवस्थित टेक्स्ट संस्करण प्रस्तुत है। ऋग्वेद यह भारोपीय भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है और यह पद्यात्मक है। इसके मुख्य विषय मंत्र है जो कि विभिन्न देवताओं को समर्पित है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, इनमें से 2 से लेकर 7 तक को प्राचीनतम माना गया है। यजुर्वेद यह गद्य पद्य मिश्रित है, इसका मुख्य विषय यज्ञ और कर्मकांड है। सामवेद इसमें अधिकांशतः ऋग्वेदिक मंत्रों को गायन की शैली में प्रस्तुत किया गया है। इसे संगीत पर प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। अथर्ववेद इसके मुख्य विषय है वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, आयुर्वेद, कृषि, पशुपालन, अंधविश्वास इत्यादि। नोट: प्रथम 3 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को त्रयी कहा जाता है। यज्ञों का प्रतिपादन कैसे किया जाए और उनकी विधियों की विस्तार पूर्वक व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय है। इनमें कर्मकांडों पर अधिक बल दिया गया है। प्रत्येक वेद के साथ ब्राह्मण ग्रंथों का उल्लेख है, जैसे ऋग्वेद के साथ ऐतरेय ब्राह्मण, यजुर्वेद के साथ शतपथ ब्राह्मण, सामवेद के साथ पंचविश ब्राह्मण, अथर्ववेद के साथ गोपथ ब्राह्मण। वनों में अध्ययन के उद्देश्य से अरण्यक ग्रंथों की रचना की गई। इसमें ज्ञान को महत्व दिया गया है। ऋग्वेद के साथ ऐतरेय अरण्यक, यजुर्वेद के साथ बृहदारण्यक। इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ज्ञान मार्गीय व्याख्या है। आत्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष जैसे विषयों पर चिंतन है। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। प्रमुख उपनिषद ऋग्वेद के साथ ऐतरेय उपनिषद, यजुर्वेद के साथ बृहदारण्यक उपनिषद। नोट: मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेदों को श्रुति एवं संहिता संकलन भी कहते हैं। वेदों का संकलनकर्ता वेद व्यास को माना जाता है। बुद्धयुगीन अर्थव्यवस्था 6ठी सदी ईसा पूर्व तक कृषि के क्षेत्र में अधिशेष उत्पादन एवं भूस्वामित्व के पर्याप्त साक्ष्य मिलने लगते हैं। कृषि से संबंधित लोह उपकरणों के अधिकाधिक साक्ष्य, धान की रोपाई और दासों को कृषि कार्य में लगाना जैसे तत्वों ने अधिशेष उत्पादन की पृष्ठभूमि निर्मित की। शिल्पों की संख्या में वृद्धि हुई, जैसे दीर्घनिकाय नामक बौद्ध ग्रंथ में 24 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिलता है। शिल्पों के विशेषीकरण के भी साक्ष्य मिलते हैं, जैसे वैशाली में एक साथ 500 कुम्हारों की दुकानों का उल्लेख। इसी काल में शिल्पों से संबंधित गिल्ड या श्रेणियों, संगठन का उल्लेख मिलता है। आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के भी पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य मिलते हैं, जैसे NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का देश के अलग अलग भागों से प्राप्त होना। जातक साहित्य बौद्ध साहित्य में ताम्रलिप्ति बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार का उल्लेख मिलता है। पहली बार पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार से सिक्कों के साक्ष्य मिलते हैं। इन्हें आहत या पंचमार्क सिक्का कहा जाता है। इन सिक्कों पर लेख नहीं है, लेकिन इनका व्यापक आर्थिक राजनीतिक महत्व है। इस काल को द्वितीय शहरीकरण का काल भी कहते हैं और लोह युगीन एवं गंगा घाटी के शहरीकरण का काल भी। राजनीति सामान्य विशेषता समकालीन साहित्य में बड़े बड़े राज्यों या महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें अधिकांशतः राजतंत्रात्मक थे एवं कुछ गणतंत्रात्मक। नोट: बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। वेतन भोगी सेना एवं अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जैसे बलिसाधक भूराजस्तन वसूलने वाला और शुल्काध्यक्ष चुंगी वसूलने वाला। दीवानी एवं फौजदारी मामलों को अलग करने की शुरुआत हुई। बाह्य आक्रमण 1. ईरानी आक्रमण 516 ईसा पूर्व में डेरियस के द्वारा। प्रभाव: उत्तर पश्चिम भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचलन हुआ। ऐसा माना जाता है कि मौर्य कला पर ईरानी कला का प्रभाव था। 2. मकदूनियाई आक्रमण मकदूनिया के शासक सिकंदर का आक्रमण 326 to 325 ईसा पूर्व। आक्रमण के दौरान उत्तर पश्चिम के 2 महत्वपूर्ण शासकों को पराजित किया, आम्भी और पोरस। पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका राज्य लौटाया। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर की सेना मगध पर शासन करने वाले धनानंद की विशाल सेना से डर गई थी। प्रभाव: भारतीय इतिहास में तिथि के निर्धारण में सहायता मिली। सिकंदर के आक्रमण से नए नए व्यापारिक मार्गों की समझ बनी। यह कार्य नियार्कस को सौंपा गया। सिकंदर के साथ आए यात्रियों ने उत्तर पश्चिम भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। महाजनपद 16 महाजनपदों की सूची। 1. कंबोज, राजपुर या हाटक। 2. गंधार,